हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लेट्स प्रिपेयर फॉर जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स। आज हम करेंगे पॉलिटी का टॉपिक है आपका 12 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके शेड्यूल करेंगे। और सबसे पहले आपको इसका ट्रिक पता होना चाहिए। इसका ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। क्या? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है। टी से क्या आ गया आपका? टेरिटरीज एंड स्टेट्स। ई से आ गया आपका एमोलमेंट्स। ए से आ गया एफर्मेशंस एंड ओथ। आर से आ गया राज्यसभा सीट्स एलोकेशन। एस से आ गया आपका शेड्यूल एरियाज। ओ से आ गया अदर ट्राइबल एरियाज। एफ से आ गया फेडरल लिस्ट। ओ से आ गया ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से आ गया लैंड रिफॉर्म। डी से आ गया आपका डिफेक्शन जो आपका आ रहा है। डी से डिफेक्शन 1985 जो आपकी 52 अमेंडमेंट एक्ट आया था वो। पी से आ गया आपका पंचायत का कौन सा आता है आपका 1992 का जो पंचायती राज सिस्टम आया था वो। ठीक है। इसमें 73rd अमेंडमेंट की बात होती है आपकी। फिर आपका आता है एम से म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है। जो आपका 74 अमेंडमेंट एक्ट आया था वो। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। आप ऐसे देखते जाइएगा, जो मैंने हाईलाइट किया है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। शेड्यूल फर्स्ट आपका जो है उसमें क्या है, टेरिटरीज और स्टेट्स जो है उनके बारे में बताया गया, मतलब नेम बताए गए हैं स्टेट्स और यूटी के, यूनियन टेरिटरीज है उनके। ठीक है। इसके अलावा आपका क्या बताया गया है, टेरिटोरियल जुडिक्शन बताई गई है। ठीक है। किसमें? शेड्यूल फर्स्ट में। ठीक है। टी से क्या हो गया? टेरिटरीज आपका। फिर आपका आ जाता है शेड्यूल सेकेंड। इसमें आता है एमोलमेंट्स। एमोलमेंट्स क्या होते हैं? जो आपकी सैलरीज होती हैं। क्या होता है? सैलरीज दी जाती हैं। अब सैलरीज होगी, फिर आपकी क्या हो जाता है इसमें प्रिविलेजेस क्या हो जाता है, जो एक एडवांटेजेस बोल सकते हो आप इसको। ठीक है। जो एक्स्ट्रा मतलब फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, या फिर फैसिलिटीज़ भी बोल सकते हो। ठीक है। जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं किस किस को दी जाती हैं, जैसे आपका इसमें किसकी बात होती है, शेड्यूल सेकंड में सैलरी की बात होती है। स्पेशल जो उनको फैसिलिटीज़ दी जाती है, एडवांटेजेस दी जाती है, स्पेशल मनी दी जाती है, अलाउंस वगैरह दिए जाते हैं, उनकी बात होती है। अब किस किस की? गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, फिर उसके बाद चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, फिर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, देन आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, फिर जजेस ऑफ हाई कोर्ट हो गए आपके। फिर जो स्पीकर होते हैं आपके लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडियन स्टेट, जितने भी मतलब इंडिया की स्टेट्स हैं उसके जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके जितने भी स्पीकर हैं उनकी जो सैलरीज है या उनको जो फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाती है वो किस में आपकी आती है? शेड्यूल सेकेंड में आती है आपकी। इसके अलावा आपके डिप्टी स्पीकर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ इंडियन स्टेट्स जो हैं, जो डिप्टी स्पीकर्स हैं, ठीक है, इंडिया की जितनी भी स्टेट्स के। फिर उसके बाद चेयरमैन और जो डिप्टी चेयरमैन है आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के। पहले हमने किससे बोला? लेजिस्लेटिव असेंबली के, भी यहाँ पे क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं। फिर आपके यहाँ कौन आ जाता है? कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल आ जाते हैं इंडिया के। इसके बाद ए से क्या आ जाएगा आपका? एफर्मेशंस एंड ओथ। ठीक है। एफर्मेशंस क्या होती है? एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक स्टेटमेंट होती है जो कि डिक्लेयर किया जाता है, मतलब आप बोल सकते हो ट्रू स्टेटमेंट बोल सकते हो। ठीक है। क्या होती है एफर्मेशंस? एक तरह से स्टेटमेंट जो आप क्या करते हो, आप कभी भी कोई जॉब मिलती है या फिर आप देखते हो कि आपकी मतलब आप जब कोई मिनिस्टर बनते हो या फिर पीएम बनते हो, या मतलब कोई भी स्टेट का बन गए, जैसे यूनियन मिनिस्टर बन गए, इलेक्शन, फिर आप हाई कोर्ट के जज बन गए, तो आपको उससे पहले क्या की जाती है? ओथ ली जाती है, कसम आप ले करते हो अपने आप में, वो करते हो, कसम देते हो कि अपने आप को कि हम आज से ऐसे ड्यूटी करेंगे अपनी, हम ऐसे करेंगे, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, अपने काम में जो जॉब है वो ड्यूटी है ईमानदारी से निभाएंगे। तो वो सब जो आप ओथ होती है वो किस में आती है? आपके स्टेटमेंट्स होती है, एफर्मेशंस होती है, वो किस में आती है? आपके शेड्यूल थर्ड में आती है। अब इसमें किस किस की ओथ और एफर्मेशंस की बात होती है? जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, फिर मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, जो एमपीज वगैरह होते हैं उनकी जो वो लेते हैं, ओथ वगैरह लेते हैं। फिर स्टेट के जितने मिनिस्टर हो गए, फिर आपके ऑडिटर जनरल हो गए जैसे, फिर पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट हो गए, फिर आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब जितने भी आपके इंडिया के यूनियन मिनिस्टर है वो हो गए, फिर आपके स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन कैंडिडेट हो गए। ठीक है। इन सब की जो ओथ एफर्मेशंस होती है वो आपकी किस में होती है? शेड्यूल थर्ड में दी गई है। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर आपका
टेयर्स में आर का मतलब क्या है, राज्यसभा सीट्स एलोकेशन, जो राज्यसभा को मतलब क्या होता है, जो स्टेट और यूटीज़ को सीट प्रोवाइड की जाती है राज्यसभा में, कितनी कितनी सीट्स प्रोवाइड की जाएंगी, क्या क्या होगा, वो किस में है, आपका शेड्यूल 4 है जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें है। फिर आपका आ जाता है शेड्यूल 5, ठीक है। इसमें क्या है, शेड्यूल एरियाज़ है, ठीक है। अब आपका टेयर्स TEAR, आर भी हो गया, एस है, एस से क्या आ गया, शेड्यूल एरियाज़। इसमें क्या आ जाता है, इसमें आता है जितने भी प्रोविज़न बने हुए हैं आपके, मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज़ एंड शेड्यूल ट्राइब को लेके या उनके एरियाज़ को लेके जितने भी उनको कैसे कंट्रोल में रखना है, या उधर की जो भी मतलब रूल रेगुलेशन बने गए हैं, वो किस में आते हैं, आपके शेड्यूल 5 में आते हैं। फिर उसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स कौन सी होगी आपकी, जो कि आपके गुज्जर बकरवाल जो होते हैं, ये कौन होते हैं, आपके शेड्यूल ट्राइब होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं सिक्स्थ शेड्यूल जो है उसका, अभी टीयर्स हो गया, ऑफ का ओ, अदर ट्राइबल एरियाज़, ओ से क्या हो गया, अदर ट्राइबल एरियाज़। इसमें क्या आ जाते हैं, प्रोविज़न जो कि आपके किससे होते हैं, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज़। अब जो स्टेट के मतलब स्टेट में जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, उससे रिलेटेड जो भी ऑफिशियल वर्क होता है, या उसके रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन है, या फिर कैसे काम करना है, अथॉरिटी वगैरह किसके पास क्या है, वो इसमें आता है। अब इसमें कौन कौन से, जैसे असम हो गया आपका, मेघालय हो गया, मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। बाद में मैं आपको हो सका तो इनमें से कुछ स्टेट्स के ट्रिक बना के भी आपको दे दूँगी। देन आपका नेक्स्ट है 7th आपका है फेडरल लिस्ट। अब फेडरल लिस्ट में क्या होता है, जैसे आपकी जो भी पावर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं, किसमें, सेंटर में, और फिर क्या, कहाँ पे, सेंटर में और यूनियन में जो पावर हुई होती हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट है, पहले एक है यूनियन लिस्ट आपकी, फिर स्टेट और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, वो है इसमें। देन 8th आपका आ जाता है, वो क्या हो गया, टेयर्स ऑफ OF, ओ से क्या हो गया, अदर ट्राइबल एरियाज थे, F से क्या हो गया, फेडरल लिस्ट हो गया। अब इसमें क्या आ गया, 8 का क्या आ गया, ओल्ड का, वो ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ये किसके साथ, जो आपकी 22 लैंग्वेजेस हैं रिकॉग्नाइज की गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, उनके साथ डील करती है ये। अब उसमें आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्ज़ाम में कि लैंग्वेज पूछी जा सकती है कि इनमें से मतलब कौन सी लैंग्वेज जो है वो शेड्यूल 8 में दी गई है। तो आपको लैंग्वेजेस सभी पता होनी चाहिए। इसमें कौन सी, असम की होगी असामी, फिर उसके बाद बंगाली, बोडो, फिर डोगरी, गुजराती, देन हिंदी, फिर आपकी कन्नडा होगी, फिर उसके बाद ही कश्मीरी होगी, कोंकणी होगी, फिर आपकी मैथिली होगी, मलयालम होगी, मणिपुरी होगी, मराठी होगी, नेपाली होगी, फिर ओरिया होगी, पंजाब की पंजाबी होगी, संस्कृति होगी, ये संस्कृति होगी, उसके बाद होगी संस्कृत होगा ये, ठीक है। उसके बाद उस आपकी होगी सैंथली होगी, फिर उसके बाद आपकी सिंधी होगी, सिंधी होगी, तमिल होगी, तेलुगु होगी, उर्दू होगी, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है शेड्यूल 8 जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता भी बहुत बार आपको, ठीक है। देन ओल्ड में एल का क्या आएगा, लैंड रिफॉर्म में क्या आ जाता है, जो शेड्यूल 9 है उसको किसके साथ डील करता है, जो आपके स्टेट एक्ट और रेगुलेशन बने हुए हैं जो कि क्या डील करते हैं किसके साथ, लैंड रिफॉर्म के साथ। और ये क्या करते हैं, जो आपका वो है क्या बोलते हैं जमींदारी सिस्टम है उसको अबॉलिश करते हैं। पहले होता था ना कैपिटलिस्ट सिस्टम, उसको ये अबॉलिश करते हैं। फिर उसके बाद इट ऑल्सो डील विद द एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्लियामेंट डील विद अदर मैटर। अब जो पार्लियामेंट से मतलब रिलेटेड कुछ और एक्ट होते हैं उसके मतलब काम होते हैं, उनके साथ भी ये क्या करता है, डील करते हैं, ठीक है, ये एक्ट और रूल रेगुलेशन। फिर 10th आ गया आपका डिफेक्शन 1985, ठीक है। ओल्ड का डी का क्या हो गया, डिफेक्शन हो गया। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें प्रोविज़न किसके रिलेटेड प्रोविज़न है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन। भाई अभी किसके रिलेटेड इसमें रूल रेगुलेशन है कि उनको कैसे डिसक्वालीफाई करना है, किसको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट को, ठीक है, किसमें, डिफेक्शन के मामले में। फिर उसके बाद शेड्यूल, ये जो शेड्यूल है ये कब, अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो आपकी 52 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1985 में, उसमें कौन सा शेड्यूल जो है वो क्या हुआ था, आपका ऐड किया गया था, तो वो है आपका शेड्यूल 10, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो आपका शेड्यूल 10 है उसमें क्या है, उसको आपका एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट वी हैव 11 शेड्यूल, ठीक है।
11 शेड्यूल में क्या है आपके पंचायत से रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन है वो, जैसे इसमें प्रोविज़न बताए गए हैं, पावर किसकी, आपकी जो पंचायत की क्या पावर है, अथॉरिटी क्या है पावर का, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो पंचायत होते हैं या फिर पंच होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो सब चीज़ें किस पे लिखी गई हैं, आपकी 11 शेड्यूल में लिखी गई है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पोला, ये क्वेश्चन भी देखो, ये भी यहाँ पे भी देख लो, ये कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें क्या 1992 उसमें पंचायत किसका था, पंचायत का था। फिर उसके बाद पंचायत के बाद 74 में आपका किसका हुआ था, म्यूनसिपैलिटी का आया था, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका, ये देख लीजिए यहाँ पहले ये समझ लीजिए आप। अब ये शेड्यूल है, क्वेश्चन आता है कि जो आपकी 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुई थी, या फिर आपको बोला जाता है कि जो 11 शेड्यूल है वो कैसे ऐड हुआ है, कहाँ से ऐड हुआ है, तो वो आपकी 73rd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है, ठीक है। फिर 12th लास्ट है आपका म्यूनसिपैलिटी 12th शेड्यूल जो है उसमें किसके बारे में, PM का, P का क्या हो गया पंचायत, और M का क्या आ गया म्यूनसिपैलिटीज़। M में क्या हो गया आपका, जो प्रोविज़न बने हैं कि म्यूनसिपैलिटी की क्या क्या पावर है, ठीक है, अथॉरिटी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो आपकी ड्रेनेज सिस्टम वगैरह इसको ठीक करना, आपकी स्ट्रीट वगैरह ये बनानी है, जो लाइट सिस्टम है मतलब सड़कों पे वो सब करना, ये सब किस में दिया गया है, क्या क्या काम है इनके, क्या क्या इनकी पावर है क्या, तो ये किस में आता है आपका शेड्यूल 12 में आता है। और अगर आपको पूछा जाता है ये अगेन कि आपका जो 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 था वो किसको लेके आया था, तो वो आपके शेड्यूल 12 को लेके आया था, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। तो प्लीज़ एग्ज़ाम की तैयारी सीरियस होके कीजिएगा, क्योंकि इतना टफ एग्ज़ाम भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, वो कैसा एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन पेपर कैसा सेट करता है। तो आप सभी पढ़ के जाइएगा और खूब मेहनत कीजिएगा। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए, और कमेंट में थोड़ा बहुत बताया भी कीजिए कि आपको कितना समझ आ रहा है, या फिर आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं कि नेक्स्ट आपको समझाया जाए। थैंक यू।